नमस्कार दोस्तों, मैं रंगलाल धनगर NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इन्वायरमेंट का एक टॉपिक लेके आए हैं। इन्वायरमेंट पर्यावरण का एक टॉपिक है जो UPSC, PSC और संविदा और अदर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। राइट, जो UPSC और PSC के एस्पिरेंट है वो स्पेशली इसको देखें और अदर एग्जाम यानी कि संविदा ग्रेड 3 वाले भी इसको स्पेशली ही देखें। बिकॉज इसका कारण ये है कि मैं कुछ केस स्टडी बता रहा हूँ आपको। केस स्टडी मीन्स ये होता है कि कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे घटनाएं क्या क्या है और वो घटनाएं कैसे घटी थी उनके बारे में हम बारीकी से जांच पड़ताल करेंगे। तो केस स्टडी का मतलब हुआ प्रकरण अध्ययन। तो कुछ प्रकरण अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं और ये जो प्रकरण अध्ययन है न केवल PSC, UPSC संविदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके GS की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। वो घटना कब घटित हुई है, उस घटना के घटित होने का रीजन क्या था, उसके मतलब प्रभाव क्या थे और उसका निवारण कैसे किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी होता क्या है? केस स्टडी, केस स्टडी मीन्स होता है यहाँ पे प्रकरण अध्ययन या घटना का अध्ययन। केस मतलब प्रकरण या घटना और प्रकरण या घटना का अध्ययन है। ठीक है, तो केस स्टडी मीन्स क्या हुआ? पहले सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लें कि केस स्टडी क्या होती है। केस स्टडी मतलब होता है कि जैसे कोई विषय वस्तु है, विषय वस्तु या कोई घटना है तो उस विषय वस्तु या घटना के बारे में बारीकी से जांच पड़ताल करना। बारीकी से जांच पड़ताल करना। कोई घटना है, कोई विषय वस्तु है, उसके बारे में बारीकी से जांच पड़ताल करना और उसके सभी पक्षों के बारे में विचार करना। विचार करना और जब विचार कर लिया तो उसका अवलोकन भी करना। अवलोकन करना। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। मेरा कहने का मतलब ये कि केस स्टडी प्रकरण अध्ययन का मतलब हुआ कि हमने कोई एक त्रासदी या एक घटना उठा ली है, उस घटना के बारे में बारीकी से हम जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल मीन्स जानेंगे कि भाई वो घटना कैसे घटित हुई, घटना घटित होने के पीछे क्या क्या रीजन रहे, उसके प्रभाव क्या रहे, वह घटना क्या थी और उसके क्या निवारण किए गए, ये सारा हम देखेंगे। तो ये GS की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु घटना के बारे में बारीकी से जांच पड़ताल करना, सभी पक्षों के बारे में विचार करना और उसका अवलोकन करना। ठीक है, तो ये तो हो गया केस स्टडी, यानी कि केस स्टडी होता क्या है। अब केस स्टडी में हम लोग क्या क्या घटनाएं यहाँ पर पढ़ेंगे उनके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ। हम लोग जो केस स्टडी करेंगे किन किन घटनाओं की करेंगे तो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे भोपाल त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी 1984। दूसरी घटना हम लोग लेंगे चेरेनोबिल गैस त्रासदी, परमाणु त्रासदी थी वैसे तो ये 1986। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे उज्जैन त्रासदी, उज्जैन त्रासदी 1996। चौथा हम लोग देखेंगे यहाँ पे कच्छ भूकंप, कच्छ भूकंप 2001। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि त्रासदी कब हुई थी। ठीक है, तो वो भी आपको याद रह जाएगा यहाँ से। उसके बाद अगली जो त्रासदी है आपकी वो है भारतीय सुनामी, भारतीय सुनामी 2004। ठीक है, और उसके बाद अगली जो आएगी कि ये भारतीय सुनामी 2004 के बाद फुकुशिमा डाइची परमाणु आपदा। बहुत अजीब सा नाम है इसका, फुकुशिमा डाइची परमाणु आपदा जापान, और ये घटित हुई थी 2011 में। ये जो घटित हुई थी आपकी 2011 में। नेक्स्ट जो है
वो है उत्तराखंड बाढ़, उत्तराखंड बाढ़ त्रासदी, ये 2013 की है। उसके बाद यहां लिख देता हूं मैं 8वीं जो घटना है वो है इलाहाबाद भगदड़, इलाहाबाद भगदड़, ये भी 2013 की है। और लास्ट जो है वो है जम्मू कश्मीर बाढ़, जम्मू कश्मीर बाढ़। जम्मू कश्मीर बाढ़ जो आई थी ये आई थी 2014 में। ठीक है, तो ये 9 घटनाएं मैंने यहाँ लिखी है। इन 9 ही घटनाओं के बारे में हम बारीकी से जांच पड़ताल करेंगे कि भाई ये घटना क्यों घटित हुई है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए 8 से 10 क्वेश्चन तो यही हो गए। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में। चेरनोबिल त्रासदी कब हुई थी? 1986 में। कहाँ हुई थी है? आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये यूएसएसआर, रशिया का नाम यूएसएसआर था। और उस टाइम पे यूक्रेन जो इसका भाग था इसके नियंत्रण में था, तो यूक्रेन में हुई थी चेरनोबिल नामक स्थान पर। उज्जैन त्रासदी 1996 में। कच्छ भूकंप पूछे तो 2001 में हुई थी, कच्छ गुजरात। ठीक है, कच्छ गुजरात। उसके बाद भारतीय सुनामी जो आई थी वो 2004। फुकुशिमा डाइची परमाणु आपदा हुई थी जापान में 2011। उत्तराखंड बाढ़ त्रासदी जो आई थी वो आई थी 2013 में आई थी। उसके बाद इलाहाबाद में जो भगदड़ मची थी कुंभ के टाइम पे वो मची थी 2013 में। और जम्मू कश्मीर बाढ़ आई थी 2014 में। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक एक घटना को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली घटना क्या है हमारी? सबसे पहली जो घटना है वो है भोपाल गैस त्रासदी 1984। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, कोई भी घटना हमें पढ़नी है तो घटना पढ़ने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वो घटना क्या थी। व्हाट इज द इंसिडेंट, व्हाट इज द ट्रेजेडी, यानी कि वो जो ट्रेजेडी हुई थी वो कैसे हुई थी सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे कि उसके कारण क्या थे, होने के पीछे क्या कारण थे, क्यों हुई, उसके प्रभाव क्या क्या हुए और उसके लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए, निवारण के लिए क्या उपाय किए। तो ऐसे हम लोग केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी का मतलब भी यही होता है। ठीक है, और कोई भी केस स्टडी जो होती है वो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। एनी केस स्टडी अगर लें, कोई भी आप प्रकरण अध्ययन लेंगे तो वो सत्य घटनाओं पर आधारित रहेगा। फिर उसके बारे में हम अवलोकन करेंगे, बारीकी से जांच पड़ताल करेंगे, कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे उसके बारे में। जैसे आप लोग क्राइम पेट्रोल देखते होंगे सोनी टीवी पर, तो क्राइम पेट्रोल के अंदर जितनी भी चीजें बताई जाती है वो सत्य घटनाओं पर, लेकिन वहां और यहाँ इतना सा फर्क है कि क्राइम पेट्रोल में जो पात्र होते हैं उसके वो सारे काल्पनिक होते हैं और जो स्थान वगैरह होते हैं वो सब काल्पनिक होते हैं, जबकि यहाँ मैं स्थान वगैरह और पात्र जो काल्पनिक नहीं बताऊंगा, सारे के सारे ओरिजिनल रहेंगे। ठीक है, बस फर्क इतना सा है, बाकी वो भी सत्य घटनाओं पर आधारित है, ये भी सत्य घटनाओं पर। तो आप ऐसे ही समझ के देखें कि हम क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा मजा आएगा आपको घटनाओं को देखने में। 1984 की बात करें, ठीक है, 1984 भोपाल गैस त्रासदी क्या है? पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है, ये है क्या। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में अगर जाने तो विश्व की भीषणतम औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। यह विश्व की जो भीषण औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई थी उनमें से एक है। ठीक है, इसने मानव की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां थी, मानव की जितनी भी वैज्ञानिक उपलब्धियां थी, मनुष्य की जितनी भी वैज्ञानिक उपलब्धियां थी उन सब पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ठीक है, जितनी भी उपलब्धियां थी उन सब पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई हमने ये आविष्कार तो कर लिए हैं, लेकिन क्या आविष्कार सफल हो पाएंगे या सफल है कि नहीं, तो उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। साथ साथ न केवल प्रश्न चिन्ह लगाया बल्कि मनुष्य को सुरक्षित रखने वाले जो दावे किए जाते थे वैज्ञानिकों द्वारा, उन दावों को भी खोखला साबित कर दिया। यहाँ से कहने का मतलब है कि वैज्ञानिकों द्वारा अपनी उपलब्धियों को गिनाया गया और बताया गया कि भाई हम मनुष्य को सुरक्षित रख सकते हैं ऐसी घटनाओं से। तो जो दावे किए जा रहे थे वो दावे जो है यहाँ पे खोखले बन के रह गए, मतलब वैज्ञानिक उपलब्धियां इस घटना को नहीं रोक पाई। ठीक है, हुआ क्या था इसमें, देखिए उसमें ये हुआ था 2 से 3 दिसंबर मध्य रात्रि, 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को जो भोपाल के समीप
जो यूनियन कार्बाइड संयंत्र है, दिखाई नहीं दे रहा, भोपाल के समीप जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड है। तो इससे यहां पर इसका जो एक टैंक था 610 ई 610 भी बोल सकते हैं उसको, टैंक ई 610 है, उससे लगभग 40 टन MIC का रिसाव हुआ, 40 टन MIC का रिसाव हुआ। MIC मीन्स होता है यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइट, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा हुआ है MIC का फुल फॉर्म क्या है, तो भाई हम ये चिल्लाएंगे MIC का जो फुल फॉर्म है वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि एक जहरीली गैस है। ठीक है, अब ये यूनियन कार्बाइड संयंत्र जो लगाया गया था, ये काई का था, तो ये कीटनाशक संयंत्र था, ये क्या था, एक कीटनाशक संयंत्र था। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, पहले तो गैस त्रासदी है क्या है, गैस त्रासदी मतलब ये विश्व की जितनी भी भीषणतम औद्योगिक दुर्घटनाएं थी उनमें से एक है। दूसरी बात है मानव की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां थी उस पर इसने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। दूसरी चीज कि मानव ने जो वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त करी है वो किसी काम की नहीं, ऐसा एक प्रश्न चिन्ह इसने यहाँ पे लगा दिया। दूसरा, मानव द्वारा जो दावे किए गए थे कि मनुष्य सुरक्षित है, उस दावे को भी यहाँ पे खोखला साबित कर दिया। ठीक है, तीसरी चीज, 2 से 3 दिसंबर मध्य रात्रि को भोपाल के समीप स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र जो कि कीटनाशक संयंत्र था, उसके एक टैंक से 40 टन MIC का रिसाव हुआ, जिससे पूरा भोपाल जो है एक गैस चेंबर बनकर रह गया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। और इस त्रासदी को ही भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है, भोपाल गैस त्रासदी इसको कहा जाता है। कभी आपसे पूछे कि भोपाल गैस त्रासदी किसे कहा जाता है, तो इसे भोपाल गैस त्रासदी। ये मैंने सिर्फ बताया कि भोपाल गैस त्रासदी क्या थी, राइट। चलिए, उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि भोपाल गैस त्रासदी थी क्या। अब भोपाल गैस त्रासदी हमें समझ में आ गई है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके प्रमुख कारण क्या थे, इसके होने के पीछे प्रमुख कारण क्या थे। इसके होने के पीछे प्रमुख कारण क्या थे। सबसे पहला कारण, इसके प्रमुख कारण में पहला जो पॉइंट है आपका वो है प्रमुख कारण में कि इसका जो एक टैंक था, देखिए जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि जितने भी कीटनाशक संयंत्र लगे हुए या अदर संयंत्र लगे हुए होते हैं उनमें अलग अलग टैंक होते हैं। ठीक है, अलग अलग टैंक्स लगे हुए होते हैं और उन टैंक के नाम दिए रहते हैं ABCDE, और उनपे अगर A टाइप के एक जैसे टैंक है तो A का A1 A2 A3 A4 ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ पर भी जो टैंक E है, और E में कौन सा है 610, क्योंकि बहुत सारे टैंक लगे होंगे, बहुत बड़ा संयंत्र था कीटनाशक संयंत्र, तो उसमें जो टैंक E 610 था, पहला जो पॉइंट हमारा ये कि टैंक E 610 था, जो टैंक E 610 था उसमें आवश्यकता से अधिक गैस भरी हुई थी। पहला कारण क्या था, आवश्यकता से अधिक गैस भरी हुई थी। दूसरी चीज, सामान्यतः टैंक का जो तापमान रहना चाहिए यहाँ पर वो रहना था 4.5 डिग्री, लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री था। कितना था, 20 डिग्री। तो ये भी बड़ा खतरनाक था कि भाई जनरली जो टेम्परेचर रखा जाता है वो तो 4.5 डिग्री, लेकिन यहाँ कितना टेम्परेचर था, 20 डिग्री। ठीक है, तीसरी चीज ये थी कि जो E610 जो टैंक था, उस टैंक से पानी का रिसाव हुआ यहाँ, और पानी का रिसाव जो हुआ वो मिला किसके साथ, गैस के साथ, गैस के साथ मिल गया। और गैस के साथ मिलकर उसने रासायनिक क्रिया करी। क्या करी उसने, केमिकल रिएक्शन, उसने एक रासायनिक क्रिया करी। रासायनिक क्रिया के दौरान कौन सी गैस, यहाँ पर MIC का रिसाव होने लग गया। तो MIC डायरेक्टली नहीं आई, यहाँ पर एक रासायनिक क्रिया हुई, उससे यहाँ पर जो ग्रीष्म दबाव का मतलब होता है एक हॉट प्रेशर बन गया, पूरी तरह से एक दबाव बना गैस का, और दबाव कैसा बना था कि हॉट, एकदम गर्म, तो एक ग्रीष्म दबाव बन गया। अब इस ग्रीष्म दबाव की वजह से क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, कि जो टैंक E610 था उसके जो सेफ्टी वाल्व थे वो खुल गए, सेफ्टी वाल्व थे वो खुल गए, और जैसे ये सेफ्टी वाल्व खुले तो इससे MIC का रिसाव होने लगा, और ये MIC जो है वातावरण में जाकर मिल गई, वातावरण में
जाकर मिली और इसके वातावरण में मिलने के कारण बहुत खतरनाक यानी कि दुष्परिणाम साबित हुए और पूरा भोपाल जो है वो इसके कारण एक गैस चैम्बर बन गया, एक गैस चैम्बर बनकर रह गया। ठीक है, पूरा जो भोपाल था वो गैस चैम्बर, क्योंकि भोपाल के जो सारे वातावरण में ये गैस एक तरह से खतरनाक तरीके से फैल गई है, जिससे बड़ा खतरनाक परिणाम हुआ जो आगे मैं बताने वाला हूं। तो एक बार समझा देता हूं मैं प्रमुख कारण क्या थे इसके प्रमुख कारण थे जो E610 टैंक था उसमें आवश्यकता से अधिक गैस भरी हुई थी। दूसरी चीज, सामान्यतः 4.5 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन कितना हो गया, 20 डिग्री तक टेम्परेचर था। तीसरी चीज, E610 E610 टैंक जो था उसमें पानी का रिसाव हुआ जिससे गैस के साथ रासायनिक क्रिया हुई और उससे ग्रीष्म दबाव बना, और जैसे ग्रीष्म दबाव बना उसकी वजह से सेफ्टी टैंक जो टैंक था उसके सेफ्टी वाल्व खुल गए और उससे MIC गैस का रिसाव होने लगा जो वातावरण में जाकर मिली, जिसकी वजह से पूरा भोपाल जो है गैस चैम्बर की तरह काम करने लग गया। ठीक है, ये तो थे इसके प्रभाव, इसके प्रमुख कारण थे। अब प्रभाव में क्या आता है, देखें क्या प्रभाव हुए जब ऐसी गैस रिसाव हुई तो उसके प्रभाव क्या हुए। प्रभाव में देखिए सबसे पहले हम लोग तो MIC गैस पूरे वातावरण में मिल गई, पूरे वातावरण में मिल गई। अब पूरे वातावरण में मिल गई तो इससे क्या हुआ होगा, इससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हुई, लोगों को सांस लेने में कठिनाई। दूसरा रीजन है लोगों के आंखों, मस्तिष्क, फेफड़े, उसके अलावा इनकी मांसपेशियां, लोगों का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग प्रजनन तंत्र आदि प्रभावित हुए, ये इसके परिणाम हुए। ठीक है, उसके बाद और इसके परिणाम क्या हुए, तो इसकी वजह से देखो हुआ क्या, इसकी वजह से लगभग 5 लाख लोग शारीरिक घाव से ग्रस्त हुए, पीड़ादायक घाव, मतलब उनके शरीर पर जो पीड़ादायक घाव बन गए थे उससे ग्रसित हो गए। एक चीज और ये थी कि इस टाइम पे यहां पर कोई एंटीडोट नहीं था, एंटीडोट प्रतिविष नहीं पता था। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये अनुमान नहीं लगाया था, ये एक बहुत बड़ी गलती मानी जा सकती है कि इनको पता था कि बाय चांस, मतलब जब भी ऐसा आप कीटनाशक संयंत्र तैयार कर रहे हो तो उसके जो दुष्परिणाम है उससे भी आपको वाकिफ होना चाहिए, कि इन्हें पता होना चाहिए था कि जब ऐसा हम संयंत्र लगा रहे हैं और बाय चांस ऐसी कोई गैस रिसाव हो गई और ऐसी गैस रिसाव होगी तो उस गैस से जो हानि होगी या उस गैस का जो विष होगा उससे रोकने के लिए हमें पहले से कोई एंटीडोट वगैरह बना लेना चाहिए ताकि इस गैस त्रासदी से बचा जा सके। हालांकि अब तो होने लग गया ऐसा, जैसे अभी कोरोना का कोई एंटीडोट नहीं है, कोई प्रतिविष या एंटीडोट नहीं बना है, वैसा इसका भी कोई एंटीडोट नहीं था। सबसे बड़ा नुकसान यही था। तो इसका कोई एंटीडोट न बनने के कारण, कोई प्रतिविष न बनने के कारण कई लोग तड़प कर मर गए। कई लोग जो है वो सड़कों पर ही ऐसे तड़प के मर गए। मतलब बड़ा भयानक सीन था, ये खतरनाक वाला सीन था। इसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ तो लगभग 3,887, मतलब 3,500 के लगभग मान सकते, 3,787 के लगभग या 3,800 के लगभग लोग मरे। लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अगर गैर सरकारी आंकड़ों की हम लोग बात करें तो लगभग 10 से 15,000 लोग यहाँ पे मर गए थे। 10 से 15,000 लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा आराम से। अब सरकारी आंकड़े कुछ अलग बताते हैं तो बिल्कुल सही है, और गैर सरकारी आंकड़े, तो सरकारी आंकड़े कभी भी सही नहीं होते। सरकारी आंकड़े हमेशा गलत ही बताए जाते हैं, मृतकों की संख्या कम ही बताई जाती है ताकि पैनिक ना फैले, भयावह स्थिति ना बन जाए, इसलिए सरकार हमेशा कम आंकड़े बताती है। ठीक है, तो देखिए आप, तो लगभग 10 से 15,000 लोग यहाँ जो मारे गए थे। ठीक है, उसके अलावा जो सेंटर फॉर
साइंस एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की जानकारी के मुताबिक, यानी कि वैज्ञानिक पर्यावरण जो सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट है, इसकी जानकारी के हिसाब से इसके आसपास, इस संयंत्र के आसपास के जो क्षेत्र थे उसमें कई प्राणियों, मतलब उसमें जानवर भी आ गए, ने अपने प्राण त्याग दिए थे। मतलब देखिए आप कितना भयावह, सिर्फ मनुष्य के नहीं जानवरों को भी इसने प्रभावित किया। उसके अलावा यहाँ मिट्टी वन वनस्पति, इनको भी बहुत नुकसान पहुंचा, मिट्टी और वनस्पति को भी नुकसान पहुंचा। मैं एक एक चीज इसलिए लिख रहा हूँ कि जो यूपीएससी और पीएससी के एस्पिरेंट है वो साथ साथ लिख भी पाए, क्योंकि उनके एग्जाम में केस स्टडी स्पेशली आता है कि भाई केस स्टडी दे देगा कि प्रकरण अध्ययन कीजिए और उसमें दे देगा भोपाल गैस त्रासदी दे दी, सुनामी दे दी वगैरह वगैरह, तो कैसे लिख पाएंगे। उसके अलावा जो अदर एग्जाम वाले उनके लिए यहाँ से एमसीक्यूज तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे छोटी छोटी बातें निकल के आ रही है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो सकते हैं। तो मिट्टी वनस्पति को नुकसान पहुंचा। उसके अलावा जो भूजल थे, भूजल स्रोत, लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र के जो भूजल स्रोत थे उनमें सामान्य से 40 गुना जहरीली गैस पाई गई, गैस पाई गई। अब सोचिए भूजल स्रोत में अगर इतनी क्वांटिटी में अगर जहरीली गैस पाई जाएगी तो वैसे ही वो उसको पीते से ही ऊपर चले जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी खतरनाक यानी कि भयावह यह त्रासदी थी। और इस त्रासदी से जो प्रभावित होने वाले लोग थे सबसे ज्यादा वो दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके के लोग थे, रोजी रोटी के चक्कर में इस संयंत्र में काम कर रहे थे, वो ज्यादा मरे। सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या भी वही थी। ठीक है, तो और इस घटना से न केवल वहां रहने वाले लोग प्रभावित हुए उस समय, बल्कि उसके बाद के लोग भी उससे प्रभावित हो रहे। आज भी इस गैस की वजह से भोपाल में इसका असर देखा जा सकता है और आज भी लोग वहां पे इससे प्रभावित होते हैं, इसके विष से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये घटना थी, इसके जो प्रभाव थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, तो सरकार ने कोई खास कदम उठाए नहीं, इसके लिए कोई उपाय इतना किया नहीं, बताने लायक नहीं, फिर भी हम लोग बता देते हैं। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए सरकार ने बची हुई गैस, जो गैस त्रासदी हुई उसमें जो गैस बची थी, गैस का जो विष फैल रहा था बची हुई का, तो बची हुई गैस को समाप्त करने के लिए एक ऑपरेशन फेथ चलाया। तो देखिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी का निपटारा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो कि ऑपरेशन फेथ चलाया था यहाँ पे, राइट। सरकार ने इस घटना में जो बची हुई गैस थी उसका निपटारा करने के लिए ऑपरेशन फेथ चलाया। और एक व्यक्ति थे, इनका नाम पूछा जा सकता है कभी, एनके सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। एनके सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया यहाँ पर। ओके, व्यक्ति एनके सिंह थे, किंतु प्रशासन, जो सरकार थी, प्रशासन का लापरवाही रवैया और जो डुलमुल रवैया था, प्रशासन का बहुत लापरवाह रवैया रहा इस त्रासदी में, और जो डुलमुल रवैया था उसकी वजह से इसकी कोई व्यवस्थित जांच नहीं हो पाई, और जो वास्तव में जो आरोपी थे उस घटना में पकड़ में नहीं आए आज तक। ठीक है, इस कंपनी का जो मालिक था वो था वॉरेन एंडरसन था, कभी पूछा जा सकता है। इस कंपनी का मालिक वॉरेन एंडरसन था, यो यूएसए का था, अमेरिका का था, और ये इस घटना के टाइम पे वहां आया था, लेकिन सरकार की मिलीभगत के कारण इसको चुपचाप तरीके से बाहर निकाल दिया गया और इसको अमेरिका भेज दिया गया। तत्कालीन सीएम उस टाइम पे अर्जुन सिंह थे, और ऐसा कहा जा सकता है कि जो सीएम अर्जुन सिंह थे उनकी मिलीभगत की वजह से इसे सरकारी गाड़ी में बिठाकर, सरकारी नुमाइंदा बनाकर विमान के थ्रू इसे विदेश पहुंचा दिया गया। और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो सभी का लापरवाह रवैया रहा और सभी ने मिलकर उसको भगाने में पूरी मदद करी। इसलिए जो वास्तव में जो इस घटना का जिम्मेदार था, वास्तव में जो इसका अपराधी था, उस अपराधी को यहाँ पर कोई सजा नहीं मिल पाई। इसके अलावा इसका एक और अपराधी था, 2 मेन अपराधी थे। एक और अपराधी था जो ऑपरेटर था इस टाइम पे, इस संयंत्र का ऑपरेटर था शकील मोहम्मद, नाम ऐसा है उसका, शकील मोहम्मद है।
और उसको आज तक पकड़ा नहीं जा सका और सरकार को आज तक पता नहीं वो कैसा दिखता था और कौन था, ये आज तक सरकार को पता नहीं चला है और वो पकड़ में भी नहीं आया। वॉरेन एंडरसन की अगर बात करें तो वो 5 साल पहले उसकी मृत्यु हुई है फिलहाल ही, और इसका जो केस है बहुत सारे संगठन द्वारा, एनजीओ द्वारा अपना जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें भी केस ले जाया गया है यहाँ पर, और जो उच्च न्यायालय था उसमें भी ये गया आपका, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका तक इसकी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन वॉरेन एंडरसन को वहाँ की निचली सरकार में कुछ टाइम के लिए सजा सुनाई गई और उसने वापस मुचलका वगैरह भर के अपने आप को उस केस से बरी करवा लिया। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो देखी जाती है वो सरकार की बेवकूफ़ी देखी जाती है। सरकार के डुलमुल रवैये के कारण ही इस त्रासदी के जो अपराधी थे उन्हें सजा नहीं मिली। तो ये थी आपकी भोपाल गैस त्रासदी। उम्मीद है कि ये समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई बात बची है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वो बातों पर भी गौर करूंगा। तो ये पूरी एक केस स्टडी हो गई है, अगली केस स्टडी लेके हम फिर से हाजिर होंगे। और कुछ बातें और मैं बता देता हूँ यहाँ से, एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं। एमसीक्यूज ये बनते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो आप जवाब देंगे 1984 में। तारीख क्या थी, 2 से 3 दिसंबर मध्य रात्रि। उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ, तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो मैं समझा चुका हूं। इस टाइम पे तत्कालीन सीएम कौन थे, तो कि अर्जुन सिंह। कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के अर्जुन सिंह थे। उसके अलावा तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो कि राजीव गांधी थे। इस कंपनी का मालिक कौन था, वॉरेन एंडरसन था। कहाँ की कंपनी थी, USA की। किस चीज की कंपनी थी, तो मिथाइल जो यूनियन कार्बाइड संयंत्र था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, यूनियन कार्बाइड संयंत्र के नाम से भी ये जाना जाता है। यह था एक कीटनाशक संयंत्र था। कीटनाशक संयंत्र जो दवाएं वगैरह आती है, कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, छिड़काव वगैरह किया जाता है, उसका यह संयंत्र यहाँ पे लगाया गया था। ठीक है, तो उसके बाद इसको डाउ केमिकल ने इसको खरीद लिया है। बाद में त्रासदी होने के बाद सरकार ने डाउ केमिकल को इसको बेच दिया है, और डाउ केमिकल पे भी जवाबदारी के तहत सरकार उस पर मुकदमा चलाने से कतराती रही है। तो हमेशा यहाँ पर जितने भी बेचारे इस त्रासदी से पीड़ित व्यक्ति थे उनके साथ अन्याय ही हुआ, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए बहुत है, आपको चैनल फिर से बोल रहा हूं मैं, चैनल पे आपको वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे थे, आप चैनल को सब्सक्राइब, सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोले कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें और शेयर करें। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले और शेयर करना भी नहीं भूले। आज के लिए बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।